वीडियो लेक्चर सीरीज के फोर्थ पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगर आप सभी लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि इस ऐप के ऊपर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपके पेपर में एग्जाम से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन में मदद करने वाली है। तो वीडियो लेक्चर सीरीज आगे बढ़ती है। आई होप आपको पता ही होगा कि राजा ने मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग बुलाने के बाद तीनों कैटेगरी के लोग गए थे। तीनों की बातों को राजा ने मना कर दिया। दैट इज वाई सभी लोगों ने कहा कि हम एक मीटिंग करेंगे, टेनिस कोर्ट ओट मीटिंग, और ये पेपर के अंदर एक टर्निंग पॉइंट बनी। और इस हिसाब से इन लोगों ने जब मीटिंग करी थी 20 जून के दिन, उस टाइम पीरियड पे नेशनल असेंबली के लोग वर्साइल एक जगह है फ्रांस के अंदर, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बैठे हुए थे कि किस तरीके से पूरे फ्रांस में जो बेचारे ग्रस्त लोग हैं सॉरी जो फ्रांस के अंदर उस टाइम पीरियड में जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे, जैसे कि किसान हो गए, गुलाम हो गए, फार्मर्स हो गए, छोटे मोटे पीजेंट हो गए, आर्टिशंस हो गए, ये सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि बुर्जुआ क्लास जो डॉक्टर है, लॉयर है, आर्टिस्ट, मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आर्किटेक्ट है, उनको तो कोई प्रॉब्लम उस लेवल पे नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें थर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया था। तो इसलिए उन्होंने ही आवाज़ राजा के सामने उठाई थी। आपको पता ही था नेशनल असेंबली में वही लोग गए थे। तो उस टाइम पीरियड पे जब लोग क्या कहते हैं 20 जून को वर्साइल के अंदर अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो 14 जुलाई को ये अफवाह फैलाई गई थी कि राजा ने शहर के अंदर नॉर्मल सिटीजन्स पे गोली चलाने का आदेश दे दिया है। और जनता जो है उस टाइम पीरियड पे घबरा गई, क्योंकि आर्मी अभी भी तो राजा के हाथ में ही है, संविधान बना नहीं है और आर्मी राजा के हाथ में। राजा ने ऑफकोर्स कमांड दी होगी, और उसी वजह से क्या हुआ, कम से कम 7,000 लोग एक ऐसी जगह पे जा पहुंचे, क्योंकि राजा से उन्हें बदला लेना है, क्योंकि देश के लिए संविधान बनाने के लिए वहाँ पे थर्ड कैटेगरी के जो पढ़े लिखे क्लास के लोग हैं वो संविधान बनाने में लगे हुए हैं। तो ये सारे के सारे लोग उस तरफ पे भागे जहाँ पर इन्हें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर एम्युनिशन मिल सकता है, सामान अटैक करने के लिए चीज़ें मिल सकती हैं। तो वो चीज़ इन लोगों ने ढूंढी और फाइनली ये कहाँ पहुँच जाते हैं, फाइनली ये बेस्टाइल पहुँच जाते हैं। किले के ऊपर धाबा बोल देते हैं। उन्हें लगता है कि भैया राजा हमें मारने आया है। ये वहाँ पे कंट्री साइड के अंदर दंगे फैल जाते हैं। बहुत सारे नोबल क्लास के लोग फोर्सफुली कंट्री साइड से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसी वजह से फ्रांस की क्रांति लोगों की आम जगहों तक पहुँच जाती है। राजा के खिलाफ नेगेटिव मैसेज जनता के बीच में चला जाता है कि राजा ऐसा ऐसा काम करने वाला है। सो ऑल दीज फैक्टर, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि कहानी 15 मई, देखो ऐसे आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आपको याद रहे कि भैया ऐसी ऐसी बातें हुई थी। क्या क्या बातें हुई थी, पहले आई थी 5 मई, राजा ने मीटिंग करी थी 1789 में। फिर आया 20 जून जब संविधान बनाने के लिए लोग नेशनल असेंबली के पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे। फिर आया 14 जुलाई, इस दिन राजा ने जनता के ऊपर अटैक करने की परमिशन दे दी थी, ऐसी अफवाह फैली और इसी वजह से क्रांति हो गई और बेस्टाइल में दंगे हो गए, ग्रामीण लोगों के बीच में दंगे हो गए, मार्केट में दंगे हो गए और यहाँ से फ्रांस की क्रांति बन जाती है। और जैसे ही 20 जून के टाइम पीरियड में लोग संविधान बनाने के लिए तैयार बैठे थे, तो उस टाइम पीरियड में कहा जाता है कि नेशनल असेंबली कंप्लीट ड्राफ्ट जो थी 2 साल लेती है और 1789 तक नेशनल असेंबली कंप्लीट ड्राफ्ट बना देती है। इस कंप्लीट ड्राफ्ट के अंदर वही समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग थर्ड कैटेगरी के थे जिन्होंने राजा के सामने अपनी बातों को रखा था। और नेशनल असेंबली 1971 के अंदर क्रिएट होती है। अब कोई भी बिल पास होता है, हमारे इंडिया के अंदर लोकसभा राज्यसभा है ना, तो भाई इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो तो चुन के आते हैं, लेकिन बिल पास करने के लिए हमें लोकसभा राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ती है जब जाके बिल पास होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी सिस्टम करा गया, लेकिन 1789 में कंप्लीट पूरी तरीके से सिस्टम जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि राजा की शक्तियों को कम कर दिया गया था। और फाइनली 4 अगस्त के दिन, फिर से देखो एक डेट आ गई, कौन सी डेट आ गई, 4 अगस्त, जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो 4 अगस्त 1789, सॉरी 4 अगस्त 1789 नहीं है, 4 अगस्त 1791 होना चाहिए आई थिंक ये।
हाँ, क्योंकि 4 अगस्त 91 होना चाहिए, क्योंकि इसी दिन पे तो राजा एक्सेप्ट करेगा। 4 अगस्त लुइस 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी और संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करा। और 4 अगस्त 1791 के दिन राजा ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जैसा संविधान बन रहा है बनने दो। यानी कि राजा की अपॉइंटमेंट कब हुई दोस्तों? राजा की अपॉइंटमेंट हुई 1774 में, और राजा अभी तक 1791 तक फाइनली अपने शासन को चला रहा है। और राजा कह रहा है कि ठीक है, मैं राजा हूँ पर मैं संविधान मानने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे राजा संविधान मान लेता है। 4 अगस्त के दिन नेशनल असेंबली बहुत सारे लॉज पास करती है, जैसे फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, टैक्स सभी को देने पड़ेंगे, टीथ जो था वो अब जो चर्च ने ज़मीनें कैप्चर कर रखी थी वो ख़त्म हो जाएगी, और जो विशेष अधिकार के थ्रू जो ज़मीनों का कर्जा किसानों को देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा। तो 1791 में बहुत सारे बदलाव हुए। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम आप देख सकते हो, जीन पॉल मैरात करके इनका नाम है। ये क्रांतिकारी पत्रकार थे, जैसे एट प्रेजेंट टाइम रवीश कुमार NDTV से निकाल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी तरीके से बोल रहे हैं। तो उस टाइम पीरियड पे क्रांतिकारी पत्रकार थे और उन्होंने जनता का मित्र, एक उनकी बुक, उसका नाम था लेमीज द पापल लिखा हुआ है। इन्होंने उस टाइम पीरियड में पत्र अपने समाचार पत्र में ये लिखा कि भैया देखो, राजा गलत था तो राजा के खिलाफ जनता ने विद्रोह करा। अब नेशनल असेंबली के अंदर क्या है, नेशनल असेंबली के अंदर क्या लिखा हुआ है? जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। मतलब जो थर्ड कैटेगरी के अंदर अमीर लोग थे जो नेशनल असेंबली को चला रहे थे, उनको ये कार्यभार सौंप दिया गया है। इट मीन्स दैट अगर जनता को लगता है नेशनल असेंबली के लोग गलत काम कर रहे हैं तो जनता इनको भी निकाल फेंकेगी। ये पत्र में लिखते हैं ये। अच्छा, उसी टाइम पीरियड में आपको पता होगा द स्पिरिट ऑफ लॉस बुक आई थी, और स्पिरिट ऑफ लॉस बुक के अंदर मॉन्टेस्क्यू बताते हैं कि सारी पावर जनता के हाथों में नहीं, सारी पावर नेशनल असेंबली के हाथों में नहीं, सारी पावर राजा के हाथों में नहीं होनी चाहिए। पावर को डिवाइड करने की ज़रूरत है, इसीलिए पावर को डिवाइड करा गया जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो ही टाइप के सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। क्या होते थे? पैसिव सिटीजन्स वो होते थे जिनको राइट टू वोट नहीं था। 3 मिलियन पीपल वो मेन थे और 25 साल से छोटे थे, और वुमेन्स भी थी। एक्टिव सिटीजन वो होते थे जिनकी 4 मिलियन संख्या थी, और वो पूरी तरीके से क्या करते थे, राइट टू वोट देने का अधिकार इन लोगों का होता था। अब ये क्या बता रखा है दोस्तों? ये बता रखा है कि नेशनल असेंबली के अंदर जिन 745 लोगों को चुना गया था वो कैसे चुने गए थे। तो ये थोड़ा सा आपको डाउटफुल हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के अंदर अभी इलेक्शन चल रहे हैं, 545 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन के अंदर जो जनता होती है वो अपने नेता को चुनती है, और उनके नेता जाके लोकसभा के अंदर बैठ जाते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाते हैं। ऐसे ही आप फ्रांस का भी एक एग्जांपल लो कि 1791 तक जब वो ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, तो जब नेशनल असेंबली के लोगों को चुना जाता है तो नेशनल असेंबली के लोगों को चुनने के लिए जनता वोट डालती है। पर जनता 2 लेवल पे वोट डाल रही है। एक एक्टिव सिटीजन्स वोट डाल रहे हैं जो टैक्स पे करते थे, यानी कि अभी भी जब नेशनल असेंबली बनी है तो अभी भी पूरा सिस्टम सभी के लिए समान नहीं है, इक्वल नहीं है, अभी भी पूरा इक्वल नहीं है। इस हिसाब से सिर्फ 4 बिलियन पीपल जो थे वो वोट डालते थे, और वही 4 बिलियन 40 लाख लोग किनको चुनते हैं? 50,000 इलेक्टर्स को चुनते हैं, और यही 50,000 वोट डाल के 745 लोगों को चुनते हैं। पर हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है? एक्टिव हो पैसिव हो, बस 18 साल से बच्चा प्लस होना चाहिए, और डायरेक्टली वो अपने नेता को यानी कि पार्लियामेंट में बैठे हुए MP को चुन लेता है। बस यही सिस्टम है और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे हमारे इंडिया के अंदर लोकसभा राज्यसभा के अंदर होता है, वैसे यहाँ पे अगर कोई लॉ बनाया जाएगा तो लॉ की परमिशन किंग देगा, बस आपने इतना याद रखना है। और पैसिव सिटीजन्स के अंदर ही इन्हीं लोगों के पास पावर, एक्टिव सिटीजन्स के पास ही पावर होती थी कि वो वोट के थ्रू जज को चुने। ये भी एक अच्छी बात थी, ये थोड़ा सा अलग था, यानी कि सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं था, वुमेन्स को तो राइट टू वोट नहीं था। अब इस हिसाब से जब ये लॉ बना देते हैं तो लॉ बनाने के बाद आपकी NCERT के अंदर डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है, राइट टू मैन ऑफ द सिटीजन एंड द वुमेन।
ये सारे आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, पेपर के अंदर सारे नहीं आएंगे, पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि 1971 के अंदर कौन कौन से लॉ पास हुए थे जो नेशनल असेंबली ने पास करे थे, ठीक है। उसके बाद कुछ सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को ज़रूर पढ़ लेना। ब्रोकन चेन का मतलब क्या है, बंडल ऑफ रॉड्स का मतलब क्या है, ब्लू एंड वाइट रेड कैप का मतलब क्या है, यहाँ पे द आई का मतलब क्या है, द विंग्स वुमेन का मतलब क्या है, रेड पाइगन्स कैप का मतलब क्या है, द लॉ टैबलेट का मतलब क्या है। और ये पूरी टाइमलाइन जो अभी तक हमने पढ़ी है, यानी कि अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि 1991 तक नेशनल असेंबली जो थी, जो बनी, वो किस तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे उनमें क्या कमियां थी, राजा ने चलो असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, पर राजा ने किस बेस पे एक्सेप्ट करा है। राजा के मन में अभी भी गुस्सा है, यार इतने टाइम से शासन चला रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी चला रहे हैं, मेरे दादाजी चला रहे हैं, और उस टाइम पे तो सारे पंगे नहीं हुए थे, मैं राजा बना और मेरे बनते ही ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ गई। तो हम लोग अभी 1792 पे नहीं आए हैं। 1792 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजा का सर काटना पड़ गया। मिलते हैं आप लोगों से इस अनसुलझी कहानी में और आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। ऐप डाउनलोड नहीं करा तो आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे आपको हमारे पाठशाला का ऐप मिल जाएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज इट इन दिस वीडियो।